हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है, जिसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सीटेट का पेपर 1 था उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स आए हुए थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो पेपर 2 था उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स आए थे, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जिसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कहते हैं, और यूपी में एक आया हुआ यूपी SSSC जो कि पीईटी के नाम से एग्ज़ाम करवाता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वो भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। और सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 29 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। ये पेपर नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया है। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे, और जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही 117 मार्क्स आए सीटेट के एग्ज़ाम में, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊँगा, जिसे पढ़कर आप भी आसानी से पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 120 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप इस बटन को दबाएंगे तो इस तरह से बेल बन करके आएगी, और जब आप इस बेल को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस रेस्पॉन्स शीट से लिए गए हैं, और इनके जो आंसर्स हैं वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि प्रश्नों के उत्तर कहीं गलत तो नहीं होंगे। एक भी नंबर आपका एग्जाम में कटेगा नहीं, एक भी नंबर आपका कम नहीं होगा। सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो एकदम ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इस क्वेश्चंस के जो आंसर देने का तरीका होता है वो ये होता है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो चारों ऑप्शन में से या तो 3 ऑप्शन गलत होते हैं या फिर एक ऑप्शन सही होता है। यानी कि जो 3 ऑप्शन होंगे वो या तो गलत स्टेटमेंट होंगे और एक स्टेटमेंट सही होगा। तो जो ऑप्शन डिफरेंट होता है वही हमारा सही आंसर हो जाता है। और या फिर जैसे कि 3 ऑप्शन सही स्टेटमेंट होंगे और एक ऑप्शन गलत स्टेटमेंट होगा, तो जो गलत स्टेटमेंट होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? तो गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। तो बालक का जो विकास होता है वह गामक अवस्था में बटा होता है, संवेदनात्मक और सामाजिक अवस्था में बटा होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अवस्था में बटा हुआ नहीं होता है। तो जो मनोवैज्ञानिक वर्ड है वो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड कहलाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं। शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेदनात्मक विकास होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक शब्द यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, लेकिन हम चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। तो शारीरिक सही है, संज्ञानात्मक सही है, संवेगात्मक सही है, लेकिन आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक है वो एक नेगेटिव वर्ड है यहाँ पर, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर, अब देखिए जो 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है, वो सभी क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। जबकि जो तीसरा ऑप्शन है वो एक राइट स्टेटमेंट है, सही वाक्य बोला गया है। तो जो डिफरेंट ऑप्शन होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 डिफरेंट स्टेटमेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेंडर क्या होता है?
तो जन्म के समय निर्धारित होता है, गलत है। एक आंतरिक गुण है, गलत है। आनुवांशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो जेंडर होता है वो एक सामाजिक संरचना होती है। जो जेंडर होता है वो क्या होता है, सामाजिक संरचना होती है। दोस्तों 2 शब्द होते हैं, एक होता है जेंडर और एक होता है लिंग। तो जो लिंग होता है वह लड़का लड़की में एक तरह से अंतर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि ये लड़का है और ये लड़की है। लेकिन जो जेंडर होता है, जेंडर जो शब्द होता है वो लड़का लड़की में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है। तो जो जेंडर होता है वो एक सामाजिक संरचना होती है एक तरह से। जैसे कि देखिए, जन्म के समय निर्धारित होता है, तो बच्चे का जो लिंग है वो जन्म के समय निर्धारित होता है, ना कि जेंडर। तो इस तरह से जो जेंडर होता है वो क्या होता है, जेंडर एक सामाजिक संरचना होता है। अब आप बोलेंगे कि सर लिंग और जेंडर दोनों एक ही तो चीज़ है, बस लिंग हम हिंदी में बोल देते हैं और जेंडर इंग्लिश में बोल देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ एक तरह से सही हो सकती है, लेकिन जब हम CDP पढ़ रहे हैं तो हम लिंग शब्द को और जेंडर शब्द को अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो जो जेंडर होता है वो कैसा होता है, जेंडर एक सामाजिक संरचना होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। तो देखिए, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाला व्यक्ति, तो हम एक शब्द को पकड़ लेंगे, वो है अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। तो जो व्यक्ति अपसारी चिंतन करता है उसकी बुद्धि सृजनात्मक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, 2 शब्द होते हैं दोस्तों, एक होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। तो जो अभिसारी चिंतन होता है उसे हम नेगेटिव वर्ड मानते हैं, और जो अपसारी चिंतन होता है उसे हम पॉजिटिव वर्ड मानते हैं। और अपसारी चिंतन अच्छा शब्द होता है और यह सृजनात्मक बुद्धि से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो जब एक बालक किसी दूसरे बालक की योग्यताओं, मनोदशाओं और उसके व्यवहार के बारे में जानकारी पा लेता है तो उस बालक की बुद्धि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। यानी कि जब भी कोई एक बालक दूसरे बालक के बारे में कोई चीज़ जानता है तो यह बुद्धि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे प्रकृतिवादी बुद्धि। तो ऐसे बालक जो पेड़ पौधे में, प्राकृतिक चीज़ों में रुचि रखते हैं, उनमें प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। तो इस तरह से दोस्तों एक बुद्धि और होती है, उसे हम बोलते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो आपको अंतःवैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब होता है जब बालक अपने बारे में ही चिंतन करता है, अपनी गलतियों के बारे में ही सोच विचार करता है, अपने बारे में ही सोच विचार करता है, तो उस बुद्धि को हम अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। लेकिन जब एक बालक किसी दूसरे बालक के बारे में या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता है तो उसे हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। इस तरह से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए। ये ऑप्शन गलत है। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि अधिगम और शिक्षा परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के सीखने पर जोर देती है, ना कि परीक्षाओं के लिए सीखने पर। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सही स्टेटमेंट है। जो अधिगम है बालक का और जो शिक्षा है वह खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। खोजबीन एक पॉजिटिव वर्ड है और समालोचनात्मक चिंतन भी पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट यानी कि सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि बच्चे का जो अधिगम और शिक्षा है वह तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। कंठस्थीकरण का अर्थ होता है रटना। तो क्या रटने पर आधारित होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। कंठस्थीकरण नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो विषय वस्तु को बढ़ाने पर बिल्कुल भी जोर नहीं देती है, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि बच्चे के बच्चे के बैग का वजन कम किया जाए, किताबों को कम किया जाए और बच्चे को समझाने पर जोर दिया जाए। लेकिन ऑप्शन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक 3 महीने बाद विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। ऑप्शन नंबर 2 डिफरेंट ऑप्शन है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि बच्चा जो चीज़ें सीखता है वो किन चीज़ों के द्वारा प्रभावित होता है। तो मनोवैज्ञानिक कारकों से, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। जितने भी मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं उनसे बालक का अधिगम और विकास प्रभावित होता है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बच्चे का अधिगम सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। जैसे कि बच्चा किस प्रकार की संस्कृति से बिलोंग करता है, वो चीज़ें बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय से संबंधित कारक, तो विद्यालय से संबंधित जो कारक होते हैं वो भी बालक को के अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए विद्यालय में बहुभाषा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है ना, और शिक्षक के द्वारा बालक के साथ अगर गलत व्यवहार किया जाता है, बालक के साथ पिटाई की जाती है उसकी, है ना, चीज़ों को समझाने के बजाय बच्चे की गलतियों के बारे में उसे बताने के बजाय उसको डांटा जाता है, तो ये चीज़ें बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर 4 अध्यापक से संबंधित कारक, तो अध्यापक से संबंधित कारक भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्यों? अगर अध्यापक का व्यवहार बच्चे के प्रति सही नहीं है तो बच्चा अध्यापन में रुचि नहीं लेगा, इससे उसका अधिगम प्रभावित होगा। तो चारों ही ऑप्शन दिए रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। यानी कि एक विद्यालय है जहाँ पर बच्चों को त्यौहार मनाने के उनके जो अनुभव होते हैं उनको साझा करने के अवसर दिए जाते हैं। बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों आपने कौन कौन से त्यौहार मनाए, आप उनके बारे में पूरी कक्षा को बताइए। तो इस तरह की जो कक्षाएँ होती हैं, स्कूल होते हैं, वो कैसे होते हैं, सामाजिक संरचनावादी होते हैं। सामाजिक संरचनावादी यानी कि वो सामाजिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, और संरचनावादी यानी कि बच्चों में कल्पनाशीलता, संरचनावाद को बढ़ावा देते हैं, बच्चों को छूट देते हैं कि आप निश्चिंत होकर के सोचिए, एकदम फ्री होकर के सोचिए, कल्पना कीजिए, अपना जो ज्ञान है उसको एकदम फ्री होकर के सोचिए, चाहे भले ही वो गलती क्यों ना हो, गलतियाँ तो आगे चल के सुधारी जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन, यानी कि ऐसा अध्यापन, ऐसा पढ़ाने का तरीका जो कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित हो। तो पाठ्य पुस्तक आधारित नेगेटिव वर्ड है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 प्रत्यक्ष निर्देशन, प्रत्यक्ष निर्देशन का मतलब होता है डायरेक्ट बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये आंसर नहीं होगा। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद भी एक नेगेटिव वर्ड होता है। आप ये मत सोचिएगा कि व्यवहार करने का मतलब है कि शिक्षक के द्वारा बालकों के साथ व्यवहार करना चाहिए और बालकों को आपस में सभी बच्चों के साथ शिक्षक के साथ व्यवहार करना चाहिए, तो व्यवहार एक पॉजिटिव वर्ड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यवहार या व्यवहारवादी दोनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोलवर के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। जब भी बालक ये मान ले और या फिर जब भी बालक ये बोले कि जो नियम है वो सभी लोगों के लिए एक समान प्रकार से लागू होने चाहिए, ठीक है, और ये इनको मानना, नियमों को मानना हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए, तो इसको हम सामाजिक क्रम बनाए रखने का अभिविन्यास कहते हैं। यानी कि पूरी समाज के लिए नियम समान होने चाहिए। तो बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहला ऑप्शन है यंत्रीय प्रयोजन अभिविन्यास। तो ये हमारा आंसर तब होता है जब बच्चे एक दूसरे से बदला ले लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी, तो दूसरे बच्चे ने क्या किया, पहले बच्चे का शार्पनर तोड़ दिया या इरेजर बेकार कर दिया, उसका खाना खा लिया। तो इस तरह से जब बच्चे आपस में अपना हिसाब बराबर कर लेते हैं, एक दूसरे से बदला ले लेते हैं, तो इसे हम यंत्रीय प्रयोजन अभिविन्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो जब भी बालक बालिकाओं को ये लगता है कि अगर हम इस काम को करेंगे तो हमारे पिता हमें बुरा लड़का समझेंगे या बुरी लड़की समझेंगे, समाज के लोग हमें बुरा समझेंगे, तो इसको हम अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4
दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, जब भी बालक बालिकाएं दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं तो इसे हम दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि प्रगतिशील शिक्षा है या प्रगतिशील कक्षा है वो उसके बारे में नहीं कहती, वो उसकी विशेषता नहीं है। तो नहीं का मतलब है जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता। तो प्रगतिशील जो कक्षा होती है वो कहती है कि बच्चों को प्रत्येक क्रियाकलाप में सक्रिय रूप से सहभाग करना चाहिए, सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 2, दंड और पुरस्कार का प्रयोग। क्या हमें प्रगतिशील कक्षा में दंड और पुरस्कार का उपयोग करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 3, लचीला समूह संगठन, यानी कि हमें समूह का गठन करते समय लचीलापन अपनाना चाहिए। तो लचीलापन एक पॉजिटिव वर्ड होता है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4, गतिशील अध्यापक। अध्यापक को स्थिर नहीं होना चाहिए बल्कि अध्यापक को गतिशील होना चाहिए। तो गतिशील एक पॉजिटिव वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही है। तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है जबकि दूसरा ऑप्शन रॉन्ग है। तो जो ऑप्शन डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा या प्रगतिशील कक्षा दंड और पुरस्कार का प्रयोग करने के लिए मना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दावा ए, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही सही बात है, सही स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया है। मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यहाँ पृथक करने के लिए बोला जा रहा है। बच्चे चाहे कैसे भी हों, होशियार हों या कमज़ोर हों पढ़ने में, हमें उनको बिल्कुल भी पृथक नहीं करना है, उनको अलग नहीं करना है। तो ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सहायक खोज के बारे में बताया है और इसको हम सहपाठी सहयोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने अपने सिद्धांत में सहायक खोज या फिर पाठ प्रदान करने के बारे में बताया था। पाठ प्रदान करने का अर्थ होता है जब भी किसी शिक्षक के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बालक की सहायता की जाती है तो इसी को हम पाठ प्रदान करना कहते हैं। और पाठ प्रदान करने के बारे में वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया है। दोस्तों, जो बच्चे को पाठ प्रदान की जाती है यानी कि बच्चे को उत्तर तक पहुंचने के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है वो डायरेक्ट बच्चे की मदद नहीं की जाती है बल्कि बच्चों को इशारों और संकेतों के जरिए बच्चे की हेल्प की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाठ प्रदान करने की प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे की सहायता किस प्रकार की जाती है? तो संकेतों और इशारों के द्वारा बच्चे की सहायता की जाती है। तो देखिए बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। पुनर्बलन के बारे में स्किनर ने अपने सिद्धांत में बताया है। संज्ञानात्मक द्वंद्व, इसके बारे में जीन पियाजे ने बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही स्टेटमेंट है। बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, इसके लिए हमें बच्चों के अंदर डर पैदा नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो कथन ए है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, सही बात बोली गई है। कारण आर, इसका जो कारण पढ़ेंगे, अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। तो जब बच्चे को शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस होगी तभी बच्चे सही ढंग से सीख पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों ही सही है और आर सही व्याख्या करता है। ए की ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? तो देखिए इस क्वेश्चन में हम केवल एक वर्ड को पकड़ लेंगे, वो है प्रतीकों का इस्तेमाल। तो जब भी बालक बालिकाएं प्रतीकों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो यह बच्चे तभी कर पाते हैं जब बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
अगर बच्चे प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं या फिर संकेतों का प्रयोग कर पाते हैं या फिर प्रतीकों का इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये जो चीज़ें होती हैं ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती हैं। प्रतीक और संकेत एक ही बात होता है। अगर यहाँ क्वेश्चन में संकेत दे रखा होता कि बच्चे संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वह 2 से 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक काल जो होता है वह 7 से 11 वर्ष तक होता है। औपचारिक संक्रियात्मक काल जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं, यह 11 से 15 वर्ष की अवस्था तक होता है। और इसमें एक रहेगा संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जन्म से यानी कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। जो पहली अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, यानी कि जो हेतल है वह गुजराती भाषा अच्छे से बोल लेती है और लिख लेती है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, जबकि उसके विद्यालय में चीज़ों को हिंदी में पढ़ाया जाता है। वो एक हिंदी मीडियम स्कूल है। वह यह भाषा नहीं जानती और वह हिंदी के बारे में नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो स्कूल प्रबंधन को क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन नंबर 1, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही स्टेटमेंट है। सभी बच्चों को, अध्यापकों को भी एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर सीखा है उसे भूल जाए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। बच्चा अपने घर पर जो भी सीखता है और स्कूल में जो भी सीखता है उन्हें हमें आपस में जोड़ना चाहिए, ना कि बच्चे से ये बोलना चाहिए कि आपने घर पर जो भी चीज़ें सीखी हैं आप उन्हें भूल जाओ। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3, हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि जो हेतल को वहाँ भेजना चाहिए जहाँ का माध्यम अंग्रेजी है। तो वो दोस्तों क्या वो अंग्रेजी जानती है? नहीं जानती है। तो ये गलत स्टेटमेंट होगा। जब वो अंग्रेजी जानती ही नहीं है और हम उसको अंग्रेजी माध्यम में भेज रहे हैं तो ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर 4, हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है और यहाँ पर प्रयोग किया गया सिर्फ जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। हेतल से सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि आपको केवल हिंदी ही बोलनी है। नहीं, हमें बच्चे को आज़ादी देनी चाहिए। बच्चा जिस भाषा को चाहे उस भाषा को बोल सकता है। अपनी मातृभाषा को चाहे तो उसका प्रयोग कर सकता है, या वो किसी अन्य भाषा को जानता है तो उसका प्रयोग भी निश्चिंत होकर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है? तो वह कल्पनाशीलता वाले खेल कहलाते हैं। ठीक है, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में मदद करते हैं, ऐसे खेल कल्पनाशीलता वाले खेल कहलाते हैं। और दोस्तों देखिए बाकी के जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी नेगेटिव वर्ड है। एकांकी खेल नेगेटिव वर्ड है, एकांकी खेल नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, जो कल्पनाशीलता, बच्चा जब भी कल्पना करता है या कल्पनाशीलता वाले खेल खेलता है तो कल्पनाशीलता एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है, यानी कि अनुज एक शिक्षक है जो कि कक्षा 3 के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसी सम्बन्धित करेगी। यानी कि जो शिक्षक है वो बच्चों को जब कोई भी चीज़ पढ़ा देते हैं तो उसके बाद वो बच्चों से मानस मंथन करवाते हैं, यानी कि चीज़ों पर सोच विचार करने के लिए कहते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? तो देखिए रटकर सीखना, क्या इससे रटकर सीखने में मदद मिलती है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दृष्टिकोण जानना, इससे दृष्टिकोण जानने में मदद मिलती है, ये स्टेटमेंट सही है। बच्चे आपस में एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। शिक्षक भी बच्चों के बारे में जानते हैं। समालोचनात्मक चिंतन, तो समालोचनात्मक और चिंतन दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी सही होगा। खोजबीन करना, तलाश करना, चीज़ों के बारे में सोच विचार करना भी पॉजिटिव वर्ड है। तो जिस ऑप्शन में 2, 3, 4 ऑप्शन दे रखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इसको दबाइए। इसको दबाने के बाद इस तरह की बेल बनकर आएगी और जब आप इस बेल पर दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या कहेगी। तो देखिए दोस्तों, हम पहले कुछ वर्ड्स को इस क्वेश्चन में पकड़ेंगे। देखिए, कैसे, क्यों और क्या के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। ठीक है, तो देखिए हमने इस वर्ड्स को पकड़ लिया। यानी कि एक बच्चा है जो कि किसी पहेली के, जो जैसे एक खेल होता है उसमें क्या है कि मान लीजिए कोई पेंटिंग है लेकिन उस पेंटिंग के अलग अलग टुकड़े बने हुए होंगे और उन टुकड़ों को बच्चा अपने दिमाग पर सोच विचार करके आप सही जगह पर लगाता है जिससे कि पूरी पेंटिंग एक तरह से सही तरीके से बन जाए। तो इस तरह से जब बच्चे की जो माँ होती है, जो बच्चे की माँ होती है वो क्या कर रही है, बच्चे को संकेत दे करके उसकी सहायता कर रही है। ठीक है, तो इससे बच्चे को क्या लाभ होगा, इससे बच्चे को सीखने में मदद नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। बच्चे को अप्रेरित करेगी, यानी कि बच्चे को प्रेरित नहीं करेगी, ये भी गलत है। उसे आक्रामक बना देगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी। पाड़ का मतलब होता है सहायता करना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बच्चे की माँ है वह बच्चे को संकेत प्रदान कर रही है और पाठ करने की प्रक्रिया में संकेतों और इशारों के माध्यम से ही बच्चे की सहायता की जाती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बच्चे को उत्तर बता दिया, डायरेक्ट बच्चे को प्रश्न का उत्तर नहीं बताया जाता है, बल्कि संकेतों और इशारों के जरिए बच्चे को पाठ प्रदान किया जाता है, बच्चे को सहायता प्रदान की जाती है। और बच्चे से कब के मतलब क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की ने इस चीज़ को अपने सिद्धांत में पाठ प्रदान करना कहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है। तो इस संदर्भ में जो सारा है वह केंद्रीकरण प्रस्तुत करती है। क्यों करती है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर क्यों होगा इसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2 बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चे के पास ऊंचा लेकिन कम चौड़ा गिलास है, जबकि दूसरे बच्चे के पास कम ऊंचा लेकिन अधिक चौड़ाई वाला गिलास है, लेकिन दोनों में ही समान मात्रा में पदार्थ की मात्रा आती है। यानी कि जल हो गया या नींबू का रस हो गया या कोई भी और फ्रूट जूस हो गया, वो सभी क्या है, समान मात्रा में आता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि अलग अलग आकार के बर्तन हो लेकिन उसमें मात्रा समान हो, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर केंद्रीकरण ही होता है। क्या होता है, केंद्रीकरण ही होता है। ये जो क्वेश्चन है वो याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी बोला जाए कि समान मात्रा में कोई चीज़ है लेकिन उनको जो बर्तन है उनका आकार अलग अलग है, और अगर एक बच्चे को ये लग रहा है कि मुझे खाने पीने की चीज़ ज़्यादा मिली है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होता है केंद्रीकरण। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और संयोजक अधिगम को या का, यानी एक समावेशी कक्षा है उसमें सहयोगात्मक प्रणाली और संयोजक अधिगम को क्या करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। यानी कि जो सहयोग करने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके सीख रहे हैं तो क्या ये रूढ़िबद्ध धारणाओं को बच्चों के बीच में बनाएगी, यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव करने की जो चीज़ें हो गई या पुराने समय से जो चीज़ें चली आ रही हैं लड़का लड़की के बीच अंतर करने वाली, उन चीज़ों को ये प्रोत्साहित करेगी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3, अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें सहयोग करने की प्रक्रिया को, संयोजक अधिगम को बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही सही है।
अगर बच्चे एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं, क्लास में सहयोग दे करके चीज़ों को सीख रहे हैं, तो हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए, हमें इसको सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसे बच्चे जो निचले तबके से आते हैं, जो सुविधा वंचित वर्ग से आते हैं, उन्हें कुछ खास सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उन बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। बिल्कुल ही गलत बात है। योग्यता आधारित का मतलब है कि कुछ बच्चे मान लीजिए पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जबकि कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। तो हमें हमें इस तरह से बच्चों को अलग अलग समूह में बांटना चाहिए कि ये बच्चे होशियार हैं, ये बच्चे कमज़ोर हैं, ये बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, ये बच्चे कम मार्क्स लाते हैं। इस तरह से हमें बच्चों के अलग अलग ग्रुप बनाने चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल ही गलत है। हमें किसी भी हाल में बच्चों के ग्रुप नहीं बनाने। ऑप्शन नंबर 2, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों सहयोग? देखिए, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए, यानी कि हमें ऐसे समूह बनाने चाहिए जिनमें बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हों, और अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल करें, यानी कि सीखने के लिए, अधिगम के लिए, पढ़ाई के लिए विविधता का इस्तेमाल करते हों, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हों। तो विविधता एक पॉजिटिव वर्ड है। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा सही स्टेटमेंट होगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए। विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए। हमें बच्चों से बोलना चाहिए कि आप, जैसे कि विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद का मतलब है कि ट्यूशन लेना, आप प्राइवेट टीचर से ट्यूशन पढ़िए, तो बिल्कुल ही नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। हमें कोई भी विशेष अनुभाग बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही कक्षा में सारे बच्चे सारी चीज़ों को सही ढंग से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में दिया हुआ है। जब हम सीटेट का एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो जब हम अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं और उसी लैंग्वेज में उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो उसी लैंग्वेज में ही हमारी जो रेस्पॉन्स सीट है वो जनरेट होती है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में आ गया, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में बदल करके बता देता हूँ। देखिए, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड प्राइमरी विद डिफ़िकल्टीज इन, यानी कि जो डिसलेक्सिया विकार होता है वह प्राथमिक रूप से किस प्रकार की कठिनाई से संबंधित होता है? तो जो डिसलेक्सिया होता है वह पढ़ने से संबंधित होता है। पढ़ना मतलब रीडिंग, ठीक है। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना, और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो राइटिंग भी लिखा हुआ है, और राइटिंग मीन्स होता है लिखना, लेकिन लिखने से संबंधित जो कठिनाई होती है उसको हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर डिस्ग्राफिया भी तो हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, डिस्ग्राफिया का मतलब होता है जिन बच्चों को लिखने में परेशानी होती है। तो देखिए, क्या बाकी के 3 ऑप्शन में से आपको कहीं पर भी केवल अकेला राइटिंग लिखा हुआ दिख रहा है? राइटिंग कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में अकेला लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग एक साथ में उसने कर दी है। तो इस तरह से बाकी के ऑप्शन की अपेक्षा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि रीडिंग केवल इसी ऑप्शन में दिया गया है। रीडिंग का मतलब पढ़ना, और पढ़ने से संबंधित कठिनाई को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। बाकी ये देखिए, मोटर मूवमेंट का मतलब होता है गति करने से संबंधी विकार, यानी कि बच्चे को रोज़मर्रा के कार्यों को करने में कठिनाई होती है, तो ये गत्यात्मक विकार कहलाता है। हियरिंग का मतलब हो गया सुनने में कठिनाई। ड्रॉ पिक्चर्स का मतलब हो गया तस्वीरें या ड्राइंग करने में कठिनाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी जिसे ADHD यानी कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? तो देखिए दोस्तों, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार जिस बच्चे में पाया जाता है वो बच्चा क्या करता है कि चीज़ों को अधिक समय तक याद नहीं रख पाता है, अधिक समय तक चीज़ों पर, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता है, और अधिक समय तक एक ही जगह पर नहीं बैठ पाता है, और वह बाहरी जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि अगर उस बच्चे के तौर तरीकों में बदलाव करने की कोशिश की जाती है तो उनको भी बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है, बच्चा उनसे भी दूर भागता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, उच्च संरचना कक्षा जहाँ मुख्यतः शिक्षक मौखिक अनुदेश होता हो। तो शिक्षक मौखिक अनुदेश होता हो यानी शिक्षक बच्चों को अनुदेश देता हो, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, ठीक है।
कक्षा जहाँ लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था हो, यानी कि लचीली समय सारणी हो, यानी कि समय सारणी का मतलब बच्चा अगर लेट आ जाता है या किसी दूसरे टाइम पर पढ़ने आ जाता है और हमने ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करा रखी है कि बच्चे अलग अलग टाइम पर पढ़ने आ सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। इसमें जो शब्द लिखा हुआ है ना लचीला, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। बाकी देखिए बैठने की व्यवस्था है, यानी कि बैठने की व्यवस्था भी कैसी है, लचीली है। बच्चे जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि यह बच्चा केवल यहाँ पर बैठेगा या फिर होशियार बच्चे केवल आगे बैठेंगे, कमज़ोर बच्चे पीछे बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। समावेशी जो शिक्षा होती है, कक्षा होती है, उसमें बच्चा क्लास में कहीं पर भी बैठ सकता है, ठीक है। बच्चे यानी विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा में बालक अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 है वह एक सही स्टेटमेंट है। बाकी के ऑप्शन देख लेंगे पहले। कक्षा जहाँ अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अन्वेषण द्वारा होता है, यानी कि जो शिक्षक है वह बच्चों को क्या करता है, जटिल अन्वेषण देता है, तो यह एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें बच्चों के लिए चीज़ों को जटिल नहीं बनानी है बल्कि सरल बनानी है। ऑप्शन नंबर 4, कक्षा जहाँ विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हो, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। बच्चों को निर्धारित सीट पर नहीं बैठना है बल्कि जहाँ बच्चों का मन करे वहाँ बच्चे बैठ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं आप उनको बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए भी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम अगर क्वेश्चन को ना पढ़ें तो भी हम ऑप्शन से देख करके आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति, प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है, संवेगों के नियमन के लिए तकनीक, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्मृति विषयक जो युक्ति होती है वह क्या करती है, वह एक तकनीक होती है जो कि बच्चों को चीज़ों को याद करने में मदद करती है। अब आप बोलेंगे सर याद करना तो एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत होना चाहिए था। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में बोला गया व्यवहारवादी युक्ति, व्यवहारवादी युक्ति नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। दूसरे वाले में बोला गया प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है, ठीक है। तो जो स्मृति विषयक युक्ति होती है वह प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण नहीं होती है, ठीक है। प्रक्रियात्मक ज्ञान एक पॉजिटिव वर्ड है जबकि स्मृति एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या डिफरेंट है। संवेगों के नियमन के लिए तकनीक, यानी कि संवेगों का नियमन करने की तकनीक है स्मृति, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसको दोस्तों जो स्मृति विषयक युक्ति होती है वो क्या होती है, वह बच्चों को याद करने में सहायक होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है जिसे बच्चा समझ नहीं पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, तो हम उस चीज़ से संबंधित कोई एक ट्रिक बच्चे को बता देंगे जिससे बच्चा चीज़ों को याद रख पाएगा। इसी को हम स्मृति विषयक युक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यह बच्चों को चीज़ों को याद रखने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैरों की ओर? तो दोस्तों जब बालक का विकास सिर से पैरों की ओर होता है तो इसको शीर्षगामी कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है शीर्षगामी सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत से टीचर्स आपको मिल जाएंगे इसका उत्तर अधोगामी सिद्धांत बताते हुए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जब बालक का विकास, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब भी बालक का विकास सिर से पैरों की ओर हो रहा हो तो इसको हम शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। अब बात आती है कि सर अधोगामी सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? तो जब भी बालक का विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर हो रहा होता है तो उसको हम अधोगामी विकास भी कहते हैं। और अधोगामी सिद्धांत को हम समीप दूराभिमुखी सिद्धांत या ऊर्ध्वगामी सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें बच्चा पहले बच्चे का धड़क क्रियाएं करता है, फिर उसके बाहरी अंग क्रियाएं करते हैं जैसे कि हाथ पैर। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है। यानी कि जो बच्चा था उसको माता पिता का स्नेह नहीं मिला बचपन में, फिर आगे चलकर जब वो स्कूल गया तो उसे अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, लेकिन फिर भी वह लोगों के ऊपर आसानी से विश्वास नहीं कर पाता है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चे के जो आरंभिक अनुभव है और बाद के जो अनुभव है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं।
तो देखिए जो बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकृति और पालन पोषण का मुद्दा, ठीक है। तो प्रकृति और पालन पोषण का मुद्दा का मतलब है अगर प्राकृतिक चीज़ों से बच्चा प्रभावित होता पालन पोषण से, तो ये इसका आंसर होता। निरंतरता, तो जो बच्चे का विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। तो देखिए हमने दोस्तों जो हार्वर्ड गार्डनर थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। और इसमें पूछा गया कि दृष्टिगत जगत को अनुभव करना है ना, तो दृष्टिगत जगत को अनुभव करना यानी कि हम अपनी आंखों से जिस जगत को देख पाते हैं, जिस संसार को देख पाते हैं, वह किससे संबंधित होता है, तो वह स्थानिक बुद्धि से संबंधित होता है। कैसी बुद्धि से? स्थानिक बुद्धि से संबंधित होता है। जब भी हम चीज़ों को अपने सामने अपनी आंखों से देख पाते हैं तो वह स्थानिक बुद्धि से ही संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि ऑप्शन नंबर 4। तो जब भी बालक अपने ही बारे में, स्वयं के बारे में सोच विचार करता है, चिंतन करता है, तो उसे हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों एक शब्द और होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऐसे ही एक शब्द होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो जब एक बालक दूसरे बालक की रुचियों के बारे में, संवेगों के बारे में पता लगा लेता है, तो उसको हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में कन्फ्यूज ना हो। तो तार्किक और गणितीय गणना, इसमें क्या है, ये गणित से संबंधित होती है। शारीरिक गतिक बुद्धि, यह बच्चे की शारीरिक गति से संबंधित होती है। बच्चे के जो अंग हैं वो जैसे सही तरह से गति कर पाते हैं कि नहीं, बच्चा रोजमर्रा के कार्यों को कर पाता है या फिर नहीं, डेली के कार्यों को कर पाता है या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। यानी कि उसने क्या किया है, बच्चे को एक आंसर बता दिया है और बच्चे से बोल दिया कि इस आंसर के लिए हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं आप बनाइए। तो इसको हम बाल केंद्रित शिक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? बाल केंद्रित शिक्षा। जब भी बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है या एक से अधिक चीज़ें बच्चों से पूछी जाती हैं या बताई जाती हैं, तो यह सभी समावेशी शिक्षा का उदाहरण होती है, बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कंठस्थीकरण पर ध्यान केंद्रित यानी रटने पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल गलत। उपदेशों पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल गलत। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, अधिगम, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब भी बच्चे गलतियां करते हैं लिखने में या पढ़ने में, तो जो बच्चों की गलतियां होती हैं वो शिक्षक की मदद करती हैं। शिक्षक को यह पता लगा पाता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और बच्चे को कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है। तो शिक्षक को जब इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि बालक को कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है, तो शिक्षक बालक की कठिनाइयों को, समस्याओं को दूर करते हैं, जिससे बालक का अधिगम अच्छा होता है। तो देखिए विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना, तो अगर बच्चा गलती करता है तो क्या हमें उसको फटकारना चाहिए? गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना, तो श्रेणीबद्ध करना एक नेगेटिव वर्ड है। और योग्यता आधारित समूह में पृथकीकरण करना, पृथकीकरण करना मतलब बांटना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो ये पूरा ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की सोच और चिंतन को समझना, तो ये बिल्कुल ही सही है। बच्चों की गलतियाँ बच्चों की सोच को समझने में, उनके चिंतन को समझने में शिक्षक की सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना, तो अध्यापकों की क्षमता की तुलना करनी चाहिए, यानी कि अध्यापकों के द्वारा बच्चों की तुलना करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेत रहें, उसे क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जब भी बच्चे तब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब बच्चे किसी कार्य को करने में अपनी इच्छा से करते हैं, यानी कि अपनी रुचि लेते हैं कार्य को करने में। तो जब भी बच्चा अपने आप से कोई काम करता है, अपनी रुचि से कोई कार्य करता है, अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है, तब वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है।
तो भौतिक पुरस्कार देने चाहिए, बिल्कुल गलत है। अगर हम बच्चे को भौतिक पुरस्कार देते हैं तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होगा, बल्कि बाहरी रूप से अभिप्रेरित होगा। बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए, तो डर और चिंता पैदा करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए, तो यहाँ तक बिल्कुल सही बात है। हमें बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए, यानी कि बच्चों को सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, सही बात बोली गई। ऑप्शन नंबर 4 से कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों की तुलना करनी चाहिए, यानी कि क्लास में प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना चाहिए और बच्चों में आपस में तुलना करनी चाहिए, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। हमें प्रतियोगिताओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और बच्चों की एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही सही है। जो बच्चे होते हैं उन्हें नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं, बच्चे नन्हे शोधकर्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं और जीन पियाजे ने ऐसा अपने सिद्धांत में बताया है। बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक भी जीन पियाजे ने बोला है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। बच्चे बड़ों से कम नहीं सोचते हैं, बल्कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों की बराबर ही सोचते हैं, लेकिन उनके जो सोचने का तरीका है वह गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। बच्चे अलग तरह से सोचते हैं और बड़े अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन दोनों की सोचने की जो मात्रा होती है वो एक समान बराबर होती है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बच्चे अपने सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं और अपने आप से चीज़ों के अर्थ खोजते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? यानी कि एक परीक्षा विद्यार्थी है जिसका नाम है अलीजा, जो कि उसका जो नियंत्रण केंद्र है वो क्या आंतरिक है, यानी कि वह बच्ची अपने ऊपर सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेती है, वह आंतरिक रूप से प्रेरित है। तो जब भी बालक आंतरिक रूप से प्रेरित होता है, चीज़ों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है, तो वह अपनी असफलता का कारण भी अपने आप को ही मानता है, वह बाहरी कारणों को उसका दोष नहीं देता। जबकि जो बच्चे बाहरी रूप से अभिप्रेरित होते हैं वह बाहरी कारणों को अपनी असफलता का जिम्मेदार बताते हैं। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है वह उसका जो नियंत्रण केंद्र है वह स्वयं का है, आंतरिक है, तो वह अपनी असफलता के लिए उसकी योग्यता में कमी को बताएगी, यानी कि वह अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगी और बोलेगी कि उसके अंदर योग्यता की कमी थी, उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, इसलिए वह असफल हो गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बाकी के जो 3 कारण दे रखे हैं, इन कारणों को बच्चे वो बच्चे बताते हैं जो बाहरी रूप से अभिप्रेरित होते हैं। दुर्भाग्य, बच्चा बोलेगा कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं फेल हो गया। परीक्षा पर प्रश्न में कठिनाई, बच्चा बोलेगा कि एग्जाम कठिन था इसलिए मैं फेल हो गया। अध्यापक ने मेरे साथ पक्षपात किया इसलिए मैं फेल हो गया। तो ऐसा वही बच्चे बोलते हैं जो बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन बन के आ रहा होगा, जब आप इसे दबाएंगे तो ऐसे बेल बन करके आएगी और बेल को दबाने पर इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।